हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पेपर 2 की वीडियो है ये, जिसमें हम आज चैप्टर 10 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। पेपर का नाम है सामाजिक विघटन यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन से रिलेटेड कई सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। रिकैप के तौर पर हम बता दें कि सामाजिक विघटन किसे कहते हैं। सामाजिक विघटन यानी सोशल का मतलब हमारे समाज का विघटित हो जाना इन द सेंस कि जब समाज की व्यवस्था, कानून, समाज में रहने वाले व्यक्ति उन सभी कानूनों को मानते हैं, सभी व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं, कार्य करते हैं, तो समाज ऑर्गेनाइज रहता है। इसके विपरीत जब लोग कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने लगते हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं, समाज में रहने वाले जो आदर्श हैं उनका पालन नहीं करते, नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं और मनमानी करने लगते हैं, तब समाज विघटित होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यानी जब अपराध बढ़ने लगता है, अगर समाज प्रगति पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो समाज ऑर्गेनाइज है यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। इसके विपरीत जब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ने लगता है, अपराध बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अन्य अपराध जो मतलब क्राइम से रिलेटेड है वो सभी हो रहा है, तो ये सब कुछ क्या है, समाज के डिसऑर्गेनाइजेशन की निशानी है। यानी इससे कहा जाता है कि समाज विघटित हो रहा है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार के होते हैं, पारिवारिक, व्यक्तिक, सामाजिक, तो कई तरह के होते हैं। इनके बारे में डिटेल में पूरी वीडियो है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से चेक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। आज हम बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। गरीबी एवं निर्धनता तक की मतलब इस चैप्टर की वीडियो डली हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो बेरोजगारी से रिलेटेड है। कल की हमारी वीडियो जातिवाद एवं सांप्रदायिकता पर रहेगी। तो इस तरह से एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा और यूनिट 5 के बाद आपका पेपर 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब है कि रोजगार का ना होना यानी एम्प्लॉयमेंट का ना होना। अगर हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमारे पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसे हम बेरोज़गारी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति की यदि अपनी योग्यता के अनुसार उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, तो इस दशा को भी बेरोज़गार कहा जाता है। देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या कोई भी समूह कार्य करना चाहता है किंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता। यानी किसी भी व्यक्ति की योग्यता तो है, इच्छा भी है, वो उन जॉब्स को पाने के लिए प्रयत्न भी कर रहा है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रही है। इसके विपरीत कुछ व्यक्तियों को जॉब मिल भी जाती है तो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक यानी सैलरी भी नहीं मिल पाती। तो इन दोनों दशाओं को बेरोजगारी या फिर बेकारी कहा जाता है। तो हमारे देश की जो आर्थिक और जो सामाजिक समस्या है उसके अंतर्गत कई सारे व्यक्ति कार्यशील हैं और कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य करना चाहते हैं परंतु उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, और जो जॉब कर रहे हैं उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती। यानी काम बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है, 9-9 10-10 घंटे वर्क लिया जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट, सैलरी नहीं दी जाती है। तो ये भी एक बेरोजगारी के रूप कहलाते हैं। हमारे भारतवर्ष में बेरोजगारी या फिर बेकारी एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है या फिर अभिशाप है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्हें उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती है। तो इसके कई सारे कारण हैं। तो साधारण बोलचाल में बेरोजगारी का अर्थ होता है कि वे सभी व्यक्ति जो उत्पादक यानी प्रोडक्टिव कार्य में लगे हुए नहीं होते हैं, वे सभी बेरोजगार कहलाते हैं, यानी वो कोई प्रोडक्टिव कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो आज बेरोजगारी की समस्या विकसित और अविकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में तो यह विस्फोटक यानी एक घातक रूप धारण करती जा रही है। भारत में इसका प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है और पूंजी की कमी होना भी है। तो बेरोजगारी हमारे देश में क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन पूंजी में कमी है, तो उस हिसाब से सैलरी भी नहीं मिल पाती और जनसंख्या वृद्धि के कारण
मतलब रोजगार के उतने अवसर नहीं मिल पाते। अच्छा, कॉल प्रबॉस के अनुसार बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, यानी उतना कार्य ले लिया जाता है। मतलब कि कॉल प्रबॉस कह रहे हैं कि बेरोजगारी श्रम बाजार की एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी दशा जिसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों से उसकी श्रम शक्ति से अधिक कार्य लिया जाता है, लेकिन उतना उसे पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है, यानी श्रम शक्ति की पूर्ति करने के लिए स्थानों की संख्या से अधिक कार्य करवाया जाता है। फ्लोरेंस कह रहे हैं कि बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य व इच्छुक है। तो फ्लोरेंस कह रहे हैं कि बेरोजगारी वो दशा है जिसमें कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक तो है, परंतु उसे रोजगार के उतने अवसर नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। तो बेरोजगारी कई प्रकार की पाई जाती है हमारे देश में। पहला है शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी, आकस्मिक बेरोजगारी, नगरीय बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी। तो ये 7 प्रकार की बेरोजगारी हैं जो हमारे देश में विद्यमान है। ये इससे रिलेटेड डायग्राम है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। पहला है शिक्षितों की बेरोजगारी। तो बढ़ती हुई शिक्षा और रोजगार के अवसर में कोई संतुलन न होने के कारण लाखों शिक्षित जो नवयुवक हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते हैं। बेकारी का यह रूप आज बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुका है, जिसमें साधारण योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही नहीं बल्कि उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लाखों व्यक्ति भी बेकारी से ग्रसित हैं। बेरोजगारी, कभी कभी कार्यालय और कारखानों में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगा दिया जाता है। इसके फलस्वरूप उनके कार्य की मात्रा कम होने के कारण उनकी सुविधा और सैलरी की मात्रा भी बहुत कम रहती है। इस स्थिति को हम अर्ध बेरोजगारी कहेंगे। मौसमी बेरोजगारी, तो कुछ उद्योगों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे वर्ष में कुछ महीने ही चालू रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ के कारखाने, चावल बनाने के कारखाने, शक्कर के कारखाने कठिनता से 5 महीने कार्य करते हैं। वर्ष के शेष समय तक इनमें लगे जो लोग होते हैं वह मजदूर बेकार हो जाते हैं। ग्रामीण बेकारी, तो खेती की वर्तमान पद्धति ने भी बेकारी की स्थिति उत्पन्न की है। बहुत से कृषक केवल कुछ महीने ही कृषि कार्य में व्यस्त रहते हैं। कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो जाने के कारण उन्हें अतिरिक्त समय में बेकार रहना पड़ता है। जिन किसानों के पास भूमि नहीं है वे दूसरे किसानों की भूमि पर केवल कुछ समय के लिए कार्य प्राप्त करते हैं। शेष समय में उन्हें साधारणतः बेरोजगार ही रहना पड़ता है। नगरीय बेरोजगारी, तो इस प्रकार की बेरोजगारी यांत्रिक बेकारी भी कही जाती है। इसमें पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है, उत्पादन कार्य किया जाता है। नई मशीनों से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी जब मशीन कार्य कर रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को नहीं रख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो कुशल व्यक्ति होते हैं उन्हें सही जॉब नहीं मिल पाती और जो अकुशल व्यक्ति होते हैं उनके कारण भी बेरोजगारी फैलने लगती है। नेक्स्ट है आकस्मिक बेरोजगारी। बेकारी वो है जो आकस्मिक रूप से मजदूर की संख्या में वृद्धि हो जाने और उनके श्रमिकों की मांग घट जाने से उत्पन्न हो जाती है। तो युद्धकाल के कुछ समय बाद वस्तुओं की कीमतें अचानक बहुत गिर जाती है और किसी नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार हो जाने से इस प्रकार की बेकारी भी गंभीर रूप धारण कर लेती है। औद्योगिक बेकारी, तो औद्योगिक बेकारी टेक्नोलॉजी के सफलता के परिणाम पर निर्भर होती है। बहुत ज़्यादा पूंजी की कमी, कुप्रबंधन होना, तीव्र प्रतियोगिता का होना, इन सब के कारण क्या होता है, उत्पादन कार्य बंद हो जाता है तथा उद्योगों में लगे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रमिकों को हड़ताल के कारण अथवा फैक्ट्री में तालाबंदी हो जाने से भी इस तरह की बेरोजगारी फैलती है। तो दोस्तों ये सभी जो हैं वो बेरोजगारी के प्रकार हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट मौसमी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी और नगरीय बेरोजगारी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट में पूछ लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी के कारण के बारे में। तो पहला है जनसंख्या में वृद्धि। तो भारत में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। अशिक्षा और अंधविश्वासों के जकड़े होने के कारण अधिकांश कृषक परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं। ग्रामों में दूसरे उद्योग भी बहुत पिछड़ी अवस्था में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को अतिरिक्त काम न मिल सकने के कारण बेकारी बढ़ती है। नेक्स्ट है खेतों का दोषपूर्ण विभाजन। अब हम ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो खेतों का दोषपूर्ण विभाजन भी ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में किसान पहले से ही निर्धन है, फिर उनकी भूमि पर पीढ़ी में उनके हिस्सों में बढ़ती चली जाती है। परिणाम क्या होता है कि भूमि छोटे छोटे कड़ों में विभाजित होकर रह जाती है।
जिन व्यक्तियों के पास भूमि का बहुत छोटा हिस्सा है वे ना तो उस भूमि पर कुशलतापूर्वक कार्य कर पाते हैं और ना ही उस भूमि को छोड़कर किसी स्थान पर जाने का प्रयत्न करते हैं। इसके कारण क्या होता है, बेकारी बढ़ने लगती है। खेती की मौसमी प्रकृति। भारत में खेती की प्रकृति मौसमी है, अर्थात कृषक को वर्ष कुछ महीने काम मिलता है जबकि शेष महीने में वे बेकार रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार एक कृषक को वर्ष में 250 से 280 दिन केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य मिल पाता है जहां पर नहरें हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में केवल 3 से 4 महीने ही काम मिलता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार अधिकांश किसान वर्ष में कम से कम 4 महीने तक अवश्य बेकार रहते हैं। तो ये राष्ट्रीय श्रम आयोग का अनुमान है। नेक्स्ट है सहायक उद्योगों का अभाव। तो अंग्रेजी शासनकाल में कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास हो गया। इस प्रकार जो कृषक कृषि से अतिरिक्त समय से कुटीर उद्योग में भी लगे थे वो भी बेकार रहने लगे। खेती के परंपरागत तरीके। तो अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति एकड़ भूमि पर होने वाला कृषि उत्पादन आज भी बहुत कम है। इसका कारण खेती के विकसित तरीकों के प्रति उदासीनता और अधिकांश किसानों द्वारा परंपरागत पद्धति से खेती करना, यानी वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं होते और उन्हें अपनाना भी नहीं चाहते। हमारे यहाँ आज भी बहुत कम कृषक अच्छे बीज, खादों और उन्नत उपकरणों की सुविधा को प्राप्त कर पाते हैं। इसका कई कारण है। धन की कमी भी हो जाती है, उस नई चीज़ के प्रति उदासीनता भी हो जाती है, परंपरागत चीज़ों को लेकर चलने का भी कारण हो सकता है, नई चीज़ों को ना अपनाने का भी कारण हो सकता है, रूढ़िवादिता भी कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो भारत में वर्तमान शिक्षा पद्धति भी ग्रामीण बेकारी का एक प्रमुख कारण है। यह शिक्षा पद्धति दफ्तर के क्लर्क बनने के लिए उपयुक्त है, खेतों में काम करने की प्रेरणा देने के लिए नहीं। आज गांव से लाखों युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद खेती करना अपमान की बात लगती है, भले ही उन्हें कोई दूसरा रोजगार ना मिले। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण भी बेकारी को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सभी ग्रामीण बेरोजगारी के कारण थे। अब इससे रिलेटेड उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला है कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि व्यवस्था को संगठित करने के लिए इसमें आमूल परिवर्तन करना जरूरी है। कृषि में सुधार करने के लिए भूमि पर ट्रैक्टरों द्वारा गहरी जुताई और उन्नत बीजों और खाद की सहायता से सघन उत्पादन करना आवश्यक है। सिंचाई की सुविधाएं। तो वर्षा पर कृषि निर्भरता को दूर करना आवश्यक है। यह केवल तभी संभव है जब अधिकाधिक नहरों, कुओं, तालाबों, बांधों के द्वारा ग्रामीण में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं की जाए। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। मौसमी बेकारी की समस्या को हल करने के लिए गांव में कुटीर उद्योग धंधों जैसे दुग्धशाला, चूड़ी खाना, करघे से कपड़ा बनाना, दिया सिलाई बनाना, इन सभी के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है कृषि बाजारों का संगठन। तो कृषि संबंधी बाजारों को संगठित होना चाहिए जिससे कृषक महाजन के चंगुल से वो किसान छूट सके और अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। देने की व्यवस्था। तो जहाँ खेती के लिए नहरों और सिंचाई के लिए दूसरे साधनों की सुविधाएं नहीं है, वहाँ कृषक को कुएं खोदने और राहत लगाने के लिए भी बहुत आसान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि विकास के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि होने से किसानों की आधी समस्या इस तरह से हल हो सकती है। कृषि के आधुनिक उपकरणों का विवरण। तो ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि किसानों की खेती के उपकरण खरीदने के लिए अनुदान या ऋण न देकर उनके बीज, खेती के उन्नत उपकरणों का वितरण किया जाए। यदि उनके बीज, खेती के जो उन्नत उपकरण होते हैं उनका वितरण करें, उन्हें बांटें, और यदि विकास का यह कार्य गाँव पंचायतों और को सौंपा जाए तब इससे दोहरा लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं नगरीय बेकारी के कारण के बारे में। पहला है सामान्य निर्धनता। तो शिक्षित व्यक्ति में बेकारी का एक प्रमुख कारण सामान्य निर्धनता भी है। अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि निर्धन होने के कारण वे दूसरा व्यवसाय आरंभ नहीं कर सकते। तो व्यवहारिक रूप से हमारे यहाँ बैंकों और दूसरे संगठनों के द्वारा इन शिक्षित व्यक्तियों को ऋण देने की शर्तें इतनी अधिक है कि उन्हें पूरा कर सकना एक कठिन काम है। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को नौकरी न मिल सके तो अपने सामने बेकारी के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता भी नहीं रह जाता है। शिक्षा में व्यावसायिक ज्ञान की कमी। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली पूर्णतः सैद्धांतिक है। इसमें जीवन के व्यवहारिक पक्ष को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिकांश व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में अपने को बिल्कुल बेकार पाते। इस प्रकार कम से कम कुछ समय के लिए उन्हें बेकारी का सामना तो करना पड़ता है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों में स्नातकों की भरमार। तो इस समय भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज की भरमार है और उन कॉलेजों में स्टूडेंट्स की भी भरमार है, चाहे कॉमर्स साइड में हो, चाहे आर्ट साइड में हो, चाहे वो साइंस साइड में हो, और चाहे ग्रेजुएट स्टूडेंट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो।
स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें डिग्री तो प्राप्त हो रही है लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, जिससे बेकारी की समस्या विद्यमान है। मांग और पूर्ति में असंतुलन। हमारे देश में ऐसे नियोजन का अभाव है जिसके द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों की मांग को जान सके। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि नियोजित रूप से जो शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाता है। तो जिस क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है उसमें लाखों लोग प्रशिक्षित हो जाते हैं, यानी ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, और जहां आवश्यकता है वहां प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। तो प्रशिक्षित युवक साधारणतः शारीरिक श्रम को घृणा की नज़र से देखते हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने की अवधि में उन्हें शारीरिक श्रम करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वे ऐसा रोजगार चाहते हैं जिसमें शारीरिक श्रम बिल्कुल ना करना पड़े, केवल कुर्सी पे बैठकर पेन चलाना पड़े। तो ऐसे अवसर कम होने के कारण बेकारी में वृद्धि होती जाती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षितों में बेरोजगारी का सर्वप्रमुख कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। आधुनिक शिक्षा व्यवहारिक जीवन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। पढ़े लिखे नवयुवक समाज के लिए कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते। शिक्षा नवयुवकों में बाबूगिरी के लक्षण जैसे शारीरिक श्रम से घृणा, अशिक्षितों की अवहेलना, संकुचित मनोवृत्ति, नौकरी की होड़, कंपटीशन, ये सबको बढ़ावा दे रही है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कर्मचारियों की मांग और पूर्ति का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। तकनीकी शिक्षा भी इतनी असंतुलित है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका भी अभाव है, और यही नहीं, अधिक व्यक्ति प्रशिक्षित कर दिए जाते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये नगरीय बेरोजगारी के कारण है। अब इसके उपाय के बारे में बात करते हैं। तो पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो बेकारी की समस्या को स्थायी समाधान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना सबसे अधिक आवश्यक है। इस कार्य के लिए परिवार नियोजन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और लोगों को उसके प्रति जागरूक भी करना चाहिए। रोजगार कार्यालयों में सुधार। तो बेकारी की समस्या का हल करने के लिए प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाए, लेकिन इन्हें प्रभावपूर्ण यानी इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें सुधार का होना भी आवश्यक है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने वाले कार्यालय अलग अलग होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही प्रार्थना पत्र स्वीकार करना अनिवार्य होना चाहिए। यानी अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में हमें जॉब चाहिए तो जिस कार्यालय के थ्रू हम जॉब ले रहे हैं उनके ही द्वारा हमें जॉब मिले। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में सुधार। बेकारी को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में मतलब इफेक्टिव परिवर्तन करने होंगे। साहित्यिक शिक्षा के साथ ही औद्योगिक एवं कृषि शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। छोटे उद्योगों का विकास। देश के जिन भागों में श्रमिकों की अधिकता है वहाँ छोटे व मध्यम स्तर के उद्योगों जैसे सुई, पिन, ब्लेड आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर बेकार व्यक्ति को रोजगार के अवसर भी देने चाहिए। शारीरिक श्रम के महत्व में वृद्धि। बेकारी दूर करने के लिए शिक्षित व्यक्तियों में शारीरिक श्रम के महत्व को बढ़ाना अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा केवल तभी संभव है जब शिक्षा के साथ शारीरिक श्रम को भी अनिवार्य कर दिया जाए। के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा। तो बेरोजगार का समाधान करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। जितनी मांग हो उसके अनुसार व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए और इस तरह की शिक्षा कि वो रोजगार के अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा ला सके और व्यक्ति को कार्य करने के लिए, शारीरिक श्रम करने के लिए प्रेरित भी कर सके। अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। अभी तक तो हम केवल नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उनके क्या कारण, उनके क्या उपाय थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि भारत में, ये संपूर्ण भारतवर्ष में जो बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है उसके क्या कारण हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जिस तरह जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी तरह रोजगार में तो वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए अधिकांश लोग बेरोजगार है। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। साथ ही मशीनरीकरण के कारण उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होने लगा तो श्रमिकों की जगह मशीन ने ले ली है, जिससे अधिकतर श्रमिक बेरोजगार हो गए। दूसरा है पूंजी निर्माण की धीमी गति। तो जब पूंजी निर्माण की गति धीमी होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। यानी पूंजी निर्माण की धीमी गति के कारण उद्योग और सेवाओं का विस्तार भी धीमी गति से होता है, जिससे श्रमिकों के रोजगार में कमी होने लगती है और श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। नियोजन में दोष।
तो जिस प्रकार का नियोजन का कार्य होना चाहिए उस प्रकार सरकार नियोजन नहीं कर पा रही है। मतलब जिस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। नियोजन के मतलब डिफेक्टिव होने के कारण रोजगार मूलक नीति भी प्रतिपादित नहीं हो पाती और इससे बेकारी बढ़ती है। धीमा आर्थिक विकास, तो देश में आर्थिक विकास की धीमी गति होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, बाढ़ आदि के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है, जिससे उत्पादन में कमी आने लगती है। अगर उत्पादन कम होगा तो उससे रोजगार भी प्रभावित होगा। उत्पादन की कमी के कारण रोजगार में लगे हुए लोगों को हटा दिया जाएगा, जिससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुटीर उद्योगों का अल्प विकास, तो अगर देश में कुटीर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। यांत्रिकरण एवं अभिनवीकरण, तो विकासशील देशों में यांत्रिकरण और अभिनवीकरण बढ़ रहा है। देश में स्वचालित मशीन लगाई जा रही, कृषि में यांत्रिकरण का विस्तार हो रहा है। इनका परिणाम ये हो रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में जनशक्ति का स्थान मशीन ले रही है, किंतु रोजगार के वैकल्पिक अवसर उत्पन्न नहीं हो पा रहे, जिससे लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। प्रकार में कह सकते हैं कि बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को प्रभावित करती है। बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं, जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी में कमी, मौसमी बेरोजगारी, ये सभी मतलब बेरोजगारी के कारण के रूप में विद्यमान है और इनका जल्द से जल्द निवारण करना आवश्यक है, जिससे हमारे भारतवर्ष को इस अभिशाप से मुक्त किया जा सके। इसके लिए सरकार कई सारे प्रयत्न कर रही है, परंतु इन प्रयत्नों को आत्मसात करने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सही नियोजन की अति आवश्यकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।